क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बड़ा धमाका करने वाले हैं नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी के यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आने वाले बयान और 15 अगस्त का पास आना, नजदीक आना, क्या किसी खास और इशारा कर रहा है? क्या इस 20 जुलाई वाले मॉनसून सत्र में पास हो जाएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड? और अगर ऐसा हुआ तो क्या 15 अगस्त को इसका जश्न मनाया जाएगा? ये जानते हुए कि भारत का जो मुस्लिम माइनॉरिटी है उसके कई संगठन ऐसे हैं जैसे कि जमीयत, जिनका कहना है कि कयामत तक वो सिर्फ और सिर्फ जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है उसके कानून से ही चलेंगे। ये कहना है जमीयत का। आपको बता दें, जमीयत का स्टेटमेंट तब आया जब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक ऑब्जेक्शन सेंड किया यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ सीधा लॉ कमीशन को, और डिमांड किया कि ट्राइबल्स यानी कि आदिवासी और रिलीजियस माइनॉरिटीज यानी कि खुद मुस्लिम, इन लोगों को इससे अलग किया जाए यूनिफॉर्म सिविल कोड से। उनका कहना है जितने भी मुस्लिम माइनॉरिटी के जो बड़े उलेमा हैं, जो बड़े लोग हैं, जो जमीयत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनका कहना है कि टोटली अगेंस्ट द रिलीजियस फ्रीडम एंड फंडामेंटल राइट्स है ये मुस्लिमों के, और आर्टिकल 25 और 26 उन्हें ये राइट देता है। अब ऐसी स्थिति में क्या मोदी ये बड़ा कदम उठा लेंगे? क्या अचानक भयानक 15 अगस्त को ये डिक्लेयर होने वाला है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे देश में लागू कर दी गई है? अगर ऐसा हुआ तो देश का क्या हाल होगा? जमीयत का कहना है कि इससे यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री विल बी हार्म्ड। जी हाँ, एक हिसाब से धमकी नहीं कह सकते, लेकिन चेतावनी तो जरूर दी जा रही है इस ओर से। तो ऐसा है कि भारत में एक बड़ा तबका जो है वो पक्ष में है यूनिफॉर्म सिविल कोड के। इवन मुस्लिम्स में भी काफी लोग ऐसे हैं पढ़े लिखे जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो है स्वागत कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं। सुराग कुछ इस प्रकार से मिल रहे हैं कि हो सकता है इस 15 अगस्त मोदी जी ऐलान कर दें लाल किले से यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो लागू कर दिया गया है देश में। 22nd लॉ कमीशन को जो है जून 14 को एक इनिशिएट करने के लिए कहा गया कंसल्टेशन प्रोसेस, जिसमें यूसीसी के लिए व्यूज लिए जाने लगे स्टेक होल्डर्स से और पब्लिक से और रिकॉग्नाइज्ड रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से, क्योंकि ये काफी सेंसिटिव इशू है। तो जब भी ऐसा कुछ होता है तो लॉ कमीशन वाले जो रहते हैं वो व्यू लेते हैं सारे लोगों से जो इसमें अपनी एक्सपर्टीज रखते हैं। तो वो शुरू हुआ सबसे पहले। उसके बाद नेक्स्ट जो सुराग मिल रहा है वो ये है कि पीएम मोदी जो है उन्होंने एक GOM ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बनाया है, यानी ऐसे डिपेंडेबल मंत्रियों का, यूनियन मिनिस्टर्स का एक समूह बनाया है जो कि लगता है कि ये ड्राफ्ट रेडी कर रहे हैं यूसीसी का बंद कमरे के अंदर। जी हाँ, और इस GOM का जो चीफ जिन्हें बनाया गया वो है यूनियन मिनिस्टर किरेन रिजिजू। अब इसके साथ में कौन है इस ग्रुप के अंदर में? यूनियन मिनिस्टर स्मृति ईरानी, जी किशन रेड्डी और अर्जुन राम मेघवाल। किरण रिजिजू जो हैं वो इस वक्त ट्राइबल मामलों को चेक करेंगे, ट्राइबल इश्यूज जो हैं जो आ सकते हैं यूसीसी को लागू करने में, क्योंकि देखिए ट्राइबल्स में काफी सारी ऐसे होते हैं, वहाँ बहुविवाह भी होते हैं, वहां पर संपत्ति को लेकर भी बंटवारा अलग किस्म का होता है। तो ऐसी स्थिति में अगर आदिवासियों को ले लिया गया तो आदिवासी की तो पूरी परंपरा ही खत्म हो जाएगी, और ऐसा नहीं चाहेंगे। तो ट्राइबल मामलों को हैंडल करने के लिए किरण रिजिजू को इसमें रखा गया है। स्मृति ईरानी जो है वुमेन राइट्स को ध्यान में रख करके यूसीसी का ड्राफ्ट रेडी करने में हेल्प कर सकती है। अर्जुन राम मेघवाल जो है उन्हें जिम्मेदारी दी गई है कि वो लीगल एस्पेक्ट, कानूनी जो एंगल है उससे स्टडी करें यूसीसी का। और जी किशन रेड्डी हैं, इन्हें इन्वॉल्व किया गया है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की संप्रभुता को चेक करने के लिए, क्योंकि वहां पर बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स हैं और यूसीसी से जो सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले हैं वो हैं ट्राइबल ग्रुप्स और माइनॉरिटीज। जी हाँ दोस्तों, अब इतना कुछ किया जा रहा है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर फॉर्म कर दिए गए हैं, उधर कंसेंसस लिया जा रहा है, कंसल्टेशन किया जा रहा है 22nd लॉ कमीशन के द्वारा, इधर मोदी जी लगातार बयान दे रहे हैं और 15 अगस्त पास आ रहा है। ऐसी स्थिति परिस्थिति में क्या लगता है आपको दोस्तों, क्या 15 अगस्त वो तारीख होगी जब देश के प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से खड़े होकर कह देंगे कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया है? दोस्तों एक और बड़ा एंगल यहां पर आया। देखिए स्वर तो विरोध में बहुत उठ रहे हैं, ये बात एक रियलिटी है, लेकिन यहां पर कुछ ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं भारत सरकार की तरफ से जिससे उनके फॉरेन रिलेशनशिप्स जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, जो इस्लाम को फॉलो करते हैं, उनके साथ खराब ना हो। देखिए यहाँ पर एक बड़ा गेम खेला है मोदी जी ने, और हमें लगता है कि इसमें कुछ इन्वॉल्वमेंट अजीत डोभाल जी का भी है और एस जयशंकर जी भी का है। ये तीनों जो तिकड़ी है ना बड़ी खतरनाक तरीके से काम कर रही है। आपको बता दें, सऊदी अरब के एक बहुत ही इमिनेंट लीडर जिन्हें श्रेय दिया जाता है कि सऊदी अरब के कानूनों में इन्होंने बदलाव किए। देखिए काफी कट्टर कानून होते हैं इस्लामिक कंट्रीज के, और उनमें बदलाव करना, रिफॉर्म करना एक बहुत बड़ा काम होता है। लोग मानने को तैयार नहीं रहते, वो यही चाहते हैं कि जो उनके इस्लामिक वैल्यूज हैं उन्हीं को फॉलो किया जाए बिना रिफॉर्म के। लेकिन फिर भी वहां रिफॉर्म करने में कामयाब जो एक लीडर है वहां के हुए सऊदी अरब के, जिनका नाम है मोहम्मद
बिन अब्दुल करीम अल ईशा, इन्हें भारत बुलाया जा रहा है। ये कोई ऐसे वैसे नेता नहीं है दोस्तों, ये दुनिया के मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव, और इनकी बात को बहुत भार दिया जाता है पूरे विश्व में, खासकर मुस्लिम कंट्रीज में। इन्होंने अकेले अपने दम पर सऊदी अरब में कई सारे पारिवारिक मूल्यों वाले लॉस, कानून को रिफॉर्म किया है, चेंज करवाया है, मानवीय ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड कानूनों को चेंज करवाया है, इवन महिलाओं से रिलेटेड कानूनों को चेंज करवाया। यानी कि रिफॉर्म तो वहां भी हो रहे हैं। जब एक इस्लामिक कंट्री, इतनी बड़ी इस्लामिक कंट्री में रिफॉर्म हो रहे हैं, तो भारत में क्यों नहीं हो सकते? इस बात को और इस संदेश को मुस्लिम माइनॉरिटी तक पहुंचाने के लिए मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईशा को भारत बुलाया जा रहा है दोस्तों। और वो यहां पर आके क्या करने वाले हैं? भारतीय सभ्यता, शांति और सहिष्णुता पर एक बड़ा स्पीच देने वाले हैं, एक बड़ा संदेश देने वाले हैं। उस पर उनकी क्या राय है भारत को देखते हुए, क्या लगता है उनको कि भारत में माइनॉरिटी किस प्रकार की, यहाँ शांति कितनी अच्छी है, यहाँ सहिष्णु कितने हैं लोग, ये बताने के लिए आने वाले हैं। और सबसे बड़ी चीज, ये किसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लोगों को संबोधित करने वाले हैं, सुनकर हिल जाएंगे आप। अजीत डोवाल जी के साथ में, तो इसमें रोल अजीत डोवाल जी का बहुत ज्यादा है। तो अजीत डोवाल होंगे वहां पर, मोहम्मद बिन अल ईशा होंगे, और ये दोनों मिलकर के बड़े तबके को एक जो है वहां पर अपना स्पीच देंगे, जो उनका जो स्टडी उन्होंने किया है भारत की सभ्यता, शांति और सहिष्णुता पर, उस पर लेक्चर देने वाले हैं। साथ में इनकी मीटिंग होने वाली एस जयशंकर के साथ में, शायद एस जयशंकर जो हैं वो बताने वाले हैं कि हम इस प्रकार के लॉज भारत में लाने वाले हैं। तो आप बिल्कुल ऐसा मत सोचिएगा कि हम कुछ इस्लाम के अगेंस्ट कर रहे हैं या मुस्लिमों के अगेंस्ट कर रहे हैं। साथ में उनकी मीटिंग होने वाली स्मृति ईरानी जी के साथ में। स्मृति ईरानी क्या कर रही है? अभी अभी हमने आपको बताया, GOM जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बनाया गया है, जो एक समूह बनाया गया है जो UCC के ऊपर डिस्कस करने के लिए, उसमें स्मृति ईरानी भी हिस्सा है। अब ये भी मिलने वाली हमसे मोहम्मद बिन अल ईशा से। तो सोचिए, क्या वो राय लेने के लिए मिल रही होंगी या इन्फॉर्म करने के लिए मिल रही होंगी कि हम ऐसा ऐसा करने वाले हैं, यहाँ पर जो लॉ लगाने वाले हैं इसमें कहीं भी मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं होगा, शायद ये बताने के लिए होगा। स्मृति ईरानी जो है वो माइनॉरिटी इशूज की भी मिनिस्टर है, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये मीटिंग। और यहाँ पर आने वाले हैं इतने बड़े देश के इतने बड़े लीडर, तो ये साफ जाहिर है कि एक हिसाब से पूरी तरीके से जो मुस्लिम माइनॉरिटी के कुछ लोग हैं, कुछ ऐसे संगठन हैं, वो जो नेगेटिव बोल रहे हैं UCC के खिलाफ, शायद उनका बोलना अब दब सकता है इनके आने से। दोस्तों ये बहुत बड़ी खबर है। ऐसा लग रहा है कि 15 अगस्त को UCC पूरे देश भर में अचानक से लागू हो जाएगा और कोई इफ बट नहीं कर पाएगा, सीधा ये लागू हो जाएगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, ऐसा हो पाएगा? चलिए ये भी देख लेते हैं कि अगर PM मोदी को या BJP को इसे लागू करना है तो उन्हें कौन कौन से कानूनी अड़चनों से गुजरना होगा। इसे समझने के लिए हमें जरा डायनामिक्स चेक करने होंगे। देखिए, इस विधेयक को पास कराने के लिए सरकार को दोनों सदनों में बहुमत की जरूरत होगी। लोकसभा में BJP को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वहां बहुमत हासिल है। लोकसभा की कुल सीट 543 होती है, उसमें से 301 भाजपा के पास है। लेकिन राज्यसभा में उसके सामने दिक्कत आ सकती है। सीटों की संख्या को देखें तो राज्यसभा में 245 में से 8 सीटें जो है वो वेकेंट है, खाली पड़ी हुई हैं। सदन में इस वक्त 237 सदस्य हैं, तो बहुमत के लिए 119 वोट चाहिए होंगे। BJP की सदन में कुल 92 सदस्य हैं। सहयोगी पार्टियों को जोड़ दें तो NDA के पास 109 सदस्य हैं। BJD और YSR कांग्रेस, जिन्होंने अभी तक इस बिल पर अपने पत्ते नहीं खोले, उनके पास 9 सदस्य हैं। अगर ये दोनों पार्टीज बिल के फेवर में आ जाती है तो BJP को बहुत मिल जाएगा। अगर इनमें से एक भी अपोजिशन में खड़ी हो जाती है, नहीं चाहिए हमको ये बिल कह देती है, तो BJP को वोट कम पड़ जाएंगे दोस्तों। और यहाँ पर रोल आएगा केजरीवाल जी की पार्टी आम आदमी का। अगर उसने दे दिया तो ठीक, नहीं दिया तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन सवाल उठता है कि क्या चुनावी माहौल में जब 2024 पास आ रहा है तो क्या ये पार्टियां एक बहुत बड़ी पार्टी का समर्थन करेंगी BJP का, या फिर उसे तोड़ने की कोशिश करेंगी? ये बड़ी बात है। तो यहाँ पर पॉलिटिकल एंगल बहुत स्ट्रांग है। हो सकता है कि यहाँ पर पेंच फंस जाए या स्मूथली निकल जाए। स्मूथली निकलने के चांसेस ज्यादा हैं, फंसने के कम है। लेकिन अगर फंस जाता है और BJP नहीं करवा पाती UCC को पास, तो समझ लीजिए बहुत बड़ी चोट होगी, ये बहुत बड़ी चोट होगी। देखते हैं क्या होता है। जैसे भी कोई नई अपडेट आती है हम तुरंत आप तक लेके आएंगे। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या 15 अगस्त को UCC लागू हो जाएगा, क्या पास हो जाएगा, क्या सक्सेसफुल होगी मोदी सरकार? जरा नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचार जो है लिखकर जरूर बताएं। और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, Facebook पर, WhatsApp पर, YouTube पर। जल्द मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।